दोस्तों ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुधन परिचर के दूसरे मॉडल पेपर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, बिना किसी बुरे प्रभाव के ऊंट अपने शरीर का कितना प्रतिशत वजन कम कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो अपन से पूछ रहा है कि ऊंट अपना बिना किसी परेशानी के कितना वजन कम कर सकता है। ऑप्शन में 10%, 20%, 30% और 40%। तो देखिए अपना उत्तर राइट हो जाएगा, 30% वजन कम कर सकता है। तो यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दूसरे नंबर का, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है। सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु, अगर वो अपन से छिपी हुई गर्मी पूछता तो छिपी हुई गर्मी सर्वाधिक भैंस, लेकिन उसने पूछा है कि सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा हो जाएगा। भैंस, ऊंट, घोड़ा और बकरी। तो अपना आंसर राइट हो जाएगा, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाला जो पशु है वो ऊंट होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सींग मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं। ऑप्शन में आपके पास मुर्रा भैंस है, सूरती है, नीली रावी है और जाफराबादी है। देखिए चार ऑप्शन आपके पास है, मुर्रा, सूरती, नीली रावी, जाफराबादी। प्रश्न है अपना, ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें दोनों सींग मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं। जैसे स्थिति देखिए कैसी, जैसे ऐसे सिरे ऐसे वाले सींग किस नस्ल के होते हैं। तो इसका फाइनल आंसर जो राइट होगा वो जाफराबादी हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न देखिए आप, भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसमें दो भूरे रंग की धारियां होती है, एक गले के चारों ओर तथा दूसरी जबड़ी के चारों ओर। यानी दो भूरी रंग की धारियां होगी, एक गले यानी कि पूरे गले के चारों ओर होगी और एक जो जानवर का जबड़ा होता है उसके चारों ओर होगी। सूरती में, बदावरी में, जाफराबादी में और मेसाना में। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा सूरती भैंस के अंदर। सूरती भैंस जिसका उत्पत्ति स्थान खेड़ बर्मा, सूरत, गुजरात हो जाएगा। इस नस्ल के सींग जो होते हैं दराती आकार के होते हैं। और आपने सूरती नस्ल का एक फेमस प्रश्न भी सुना होगा कि राजस्थान में अजमेर जिले के अंदर जो पालने के लिए किस भैंस की सिफारिश की गई थी, तो वो भी सूरती भैंस की सिफारिश की गई थी। और यहाँ पे इसका उत्तर राइट हो जाएगा सूरती, क्योंकि सूरती के अंदर ही दो धारियां पाई गई थी भूरे रंग की, एक गले के चारों ओर थी और एक जबड़े के चारों ओर थी। अगला प्रश्न देखिए, पांचवें नंबर का प्रश्न है, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान क्या होता है। वीर्य यानी कि गाय का सांड का जो वीर्य होता है उसे परिरक्षण आपको करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पीएच मान क्या होगा। पीएच शब्द देने वाला वैज्ञानिक सोरेनसन था, ये भी आप याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 6.2, 7.4, 7.2 और 6.8। तो देखिए वीर्य संरक्षण के लिए जो सबसे अच्छा तापमान होगा वो 6.8 होगा, यानी डी वाला आंसर राइट होगा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि भेड़ वो बकरे का जो नर का जो सांड वीर्य होता है तो उसको परिरक्षण करने के लिए आपको कितना पीएच मान आवश्यक होता है, तो फिर वो उदासीन होता है, यानी कि उसका आंसर राइट हो जाएगा 7। तो ये अपना पांचवें नंबर का प्रश्न था जिसका उत्तर हो गया डी 6.8। अगला प्रश्न देखिए छठे नंबर का, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष में किया गया। 1939 में, 1942 में, 1943 में और 1780 में। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था स्पालाना जेनी नामक वैज्ञानिक, ये एक इटालियन वैज्ञानिक था, उसके द्वारा सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। और सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान विश्व में किया गया था 1780 ईस्वी में, यानी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था 1939 में, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। 1942 में पी भट्टाचार्य के द्वारा भारत में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले सफल प्रयोग किया गया था 1942 के अंदर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाइए, सातवें नंबर का प्रश्न आपके सामने, ये देखिए सातवें नंबर का प्रश्न है अपना, ये सातवें नंबर का प्रश्न है, पशु चयन की किस विधि द्वारा कम उम्र में ही पशु का चयन किया जा सकता है।
यानी पशु चयन की वो कौन सी विधि है जिसमें पशु का कम उम्र में ही चयन किया जा सकता है? व्यक्तिगत चयन विधि, संतति चयन विधि, गुणांकन चयन विधि और वंशावली चयन विधि। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक साथ कई पशुओं का चयन किस विधि के द्वारा करते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है व्यक्तिगत चयन। यानी आप देखो, किसी डेयरी फार्म पर गए और आपने पशु की शारीरिक यानी बाह्य आकार को देखकर पशु का चयन किया। जैसे माना वहां 100 भैंसें थी, तो आपने कहा कि इनमें से जो नस्लें मुर्राएं यानी जिसके जलेबी आकार के सींगे और शरीर का रंग गहरा काला है, उन्हें अलग कर दो, तो वो चयन हो जाएगा व्यक्तिगत चयन। दूसरा आता है संतति चयन, यानी कि इसमें क्या होता है, आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन किया जाता है। सांड का चयन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ये अधिक खर्चीली विधि है और इस विधि से जब पशु का चयन करते हो तो समय भी अधिक लगता है। अगला आ जाइए गुणांकन पद्धति। तो पशु के चयन की सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है वो गुणांकन विधि है। और वंशावली विधि, इसमें पशु के पूर्वजों को देखकर यानी पुरानी वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन किया जाता है। इसीलिए कम उम्र में भी अगर चयन करने के लिए कोई विधि होती है तो वो वंशावली विधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रश्न था कि पशु चयन की किस विधि के द्वारा कम उम्र में ही पशु का चयन किया जाता है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा वंशावली, यानी डी वाला आंसर इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके अंदर जो ये मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर है, तो इसके अंदर मैं सारे प्रश्न थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको इसके अंदर से कोई सा भी प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा किया जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पशुधन परिचर का पहला मॉडल पेपर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो यूट्यूब पे देख सकते हो। वहां पे आपने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पशुधन परिचर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, आप वहां जाके देख सकते हो। ये दूसरा मॉडल पेपर है। रुमंती पशुओं में कुल अस्थायी इंसाइजर दांत कितनी आयु में निकल जाते हैं? 1.5 वर्ष में, 6 माह में, 1 माह में, 2 से 2.5 वर्ष में। अब आप देखिए, प्रश्न इंसाइजर दांतों का जोड़ा, यानी इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े होते हैं और चारों अस्थायी जोड़े कब निकल जाते हैं? तो देखिए, 1.5 वर्ष में, 6 माह में, 1 माह में, 2 से 2.5 वर्ष में। तो ये निकल जाते हैं 1 माह की उम्र में। गाय भैंसों के अंदर यानी जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें इंसाइजर दांतों का सारे जोड़े, 4 जोड़े होते हैं, चारों जोड़े 1 माह में निकल जाते हैं। तो इसका आंसर 1 माह बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, मेरेक्स नामक रोग का संबंध किससे है? गोवंश में है, भेड़ बकरियों से है, मुर्गियों से या सुअर से? आपको यह बताना है नामक रोग का संबंध है गोवंश में, भेड़ बकरियों से, मुर्गी, सुअर। तो याद रखना, मेरेक्स एक बीमारी है जो इनके अंदर, मुर्गियों के अंदर देखी जाती है। तो याद रखना, इसके अंदर पहला जो आंसर राइट हो जाएगा अपना सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार AAO के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि गुमरों का संबंध किससे है? तो गुमरों का संबंध है मुर्गी से। कई बार एग्जाम में देखो ऐसे पूछा था, रानीखेत बीमारी का संबंध कौन से पशु से है, ऊंट सर्रा रोग का संबंध कौन से पशु से है? तो ऐसे पूछा जाता है कि मेरेक्स रोग का संबंध किससे है? तो मुर्गियों से, यानी सी वाला आंसर इसके अंदर बिल्कुल राइट चला जाएगा। अगला देखिए, 10वां प्रश्न देखिए आप, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा बतानी है। देखो, कुल चारा आप जितना दे रहे हो उसमें से हरे चारे की आपको मात्रा बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले पशु को आप एक दाना देते हो, एक देते हो चारा। दाना कम देते हो और चारा ज्यादा देते हो, तो दाना 1 भाग देते हो, चारा 2 भाग देते हो। पूरे जो भी आप दे रहे थे उसके 2 पार्टीशन कर दिया आपने, एक दाने में, एक चारे में। तो देखिए, 1/3 हो गया और 1 हो गया 2/3। अब आ जाइए, मामला आ गया चारे का। तो चारा आ गया अपने पास। चारा 2 प्रकार का हुआ, एक हुआ हरा चारा और एक हुआ अपना सूखा चारा। तो देखिए, हरा चारा जानवरों को कम खिलाते हैं और सूखा चारा जानवरों को ज्यादा खिलाते हैं। तो यानी हरा चारा हो गया 1/3 भाग और सूखा चारा हो गया अपना 3/4। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि हरा चारा लेग्यूमिनेसी परिवार का हो, जैसे बरसिम, रिचका ये हो, तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय जब अपन चारा देंगे तो
1/4 तो रखेंगे अपन हरा चारा और 3/4 रखेंगे अपन सूखा चारा, क्योंकि उस समय हरे चारे के अंदर जो लेग्यूमिनेसी परिवार का चारा होगा उसमें अंदर नमी ज्यादा होगी, तो इसीलिए अपन उस समय सूखा चारा ज्यादा देंगे और हरा चारा अपन कम देंगे। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब अपन यहां देखिए चारा जो दे रहे हैं उसमें हरे चारे की मात्रा देखिए, तो यहां पे मैंने आपको बताया हरा चारा 1/3 भाग, तो इसके अंदर 1/3 भाग ये वाला हो जाएगा, तो इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए 11वां प्रश्न देखिए आप, गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा होती है 24%, 10%, 13% और 5%। तो देखिए गाय के राशन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 13% होती है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सुअर के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो सुअर के राशन में होती है 16%। कभी आपसे पूछा जाता है कि मुर्गी के राशन में, अंडे देने वाली मुर्गी के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितनी रखनी है, तो वहां हो जाएगी 10 से 20%। कभी आपसे पूछा जाता है कि ऊन उत्पादन करने वाली जो भेड़ें होती है उनके राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत रखोगे, तो उनके राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत रखोगे, 10%। तो ये प्रोटीन के 4 प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत रखोगे, तो 13% रखोगे। सुअर के राशन में प्रोटीन की मात्रा कितने रखोगे, तो 16% रखोगे। अगर मुर्गी से पूछा जाए कि मुर्गी के अंडे देने वाली मुर्गी के आहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी रखोगे, तो 10 से 20%। ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ों को आहार के रूप में राशन में जो आप दे रहे हो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत तक होनी चाहिए, तो 10% तक होनी चाहिए। यह चीज भी आपको यहां पे याद करनी पड़ेगी। अगला 12वां प्रश्न देखिए, मवेशी में रिंडरपेस्ट व्याधि, मवेशी में रिंडरपेस्ट एक विषाणु जनित बीमारी है जिससे पशु प्लेग, शीतला माता, पोकणी रोग आदि नामों से जाना जाता है। यह रोग आरएनए छन्नित योग्य वायरस, और आप देखो कि पुराने अगर थोड़ा से पीछे चलते हैं अपन 10-20 साल पहले, 20 से लगभग 25 साल 30 साल पहले जब अपन चलते हैं, तो रिंडरपेस्ट जानवरों के अंदर एक सबसे खतरनाक समस्या थी। ठीक है, रिंडरपेस्ट एक बहुत भयंकर बीमारी थी, लेकिन 1954 में इसका उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया और लगभग मई 2006 के बाद इसे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और विश्व जो पशुओं का जो स्वास्थ्य संगठन था, तो 2011 के बाद तो लगभग वहां से भी बिल्कुल उन्मूलन हो चुका था। नहीं तो इसके अंदर पशु को भयंकर दस्त होते हैं, पशु में शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन के कारण पशु मर जाता है, दस्त के साथ खून आने लग जाता है, कमजोर हो जाता है, छाले हो जाते हैं मुंह में, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, मुंह से झाग गिरते रहते हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं इस बीमारी में देखी जाती थी। तो मवेशियों में रिंडरपेस्ट व्याधि की उस्माइन अवधि कितने दिनों की होती है, 8 से 10 दिन, 3 से 7 दिन, 1 से 3 दिन, 13 से 15 दिन। तो देखिए इसका आंसर राइट हो जाएगा 3 से 7 दिन, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न देखिए आप, भेड़ में पेट के कीड़े मारने हेतु कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। भेड़ के अंदर पेट के कीड़े यानी आंतरिक परजीवियों को मारने की जो दवा काम में ले रहे हो, तो कौन सी लोगे, कॉपर सल्फेट नीला तोता लोगे, अरंडी का तेल लोगे, एल्कोहल लोगे या कार्बोलिक एसिड लोगे। तो देखिए इनके अंदर से कृमिनाशक दवाई एक ही है, वो है कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता। अरंडी का तेल विरेचक औषधि है, एल्कोहल उत्तेजक औषधि है, कार्बोलिक एसिड है ये जीवाणु रोधक के काम में आ रही है। इसके काम में आ रहे जीवाणु एसिड। नॉर्मल क्या होता है कि जैसे फिनोल जिसको बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड को फिनोल भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे उसके अंदर जीवाणु रोधक में काम आ रहे हैं। तो इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। उसके बाद अगला देखिए 14वें नंबर का प्रश्न देखिए आप, ये देखिए 14वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वह औषधियां जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है क्या कहलाती है, जीवाणु रोधक, उत्तेजक औषधियां, कृमिनाशक और विरेचक। तो देखो जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाली जीवाणु औषधियां कहलाएगी, उत्तेजक औषधियां जिन्हें पीने से उत्तेजना आती है यानी कि क्रियाशीलता, उत्तकों की क्रियाशीलता बढ़ाती है, जैसे कपूर है, एल्कोहल है। अगला आइए कृमिनाशक, वे औषधियां जिनको पिलाने से आंतरिक परजीवी मर जाते हैं, तो वो औषधियां कृमिनाशक कहलाती है। तो
तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा सी। अगला था विरेचक औषधियां जिन्हें पिलाने से या जो देने से, जैसे अरंडी का तेल है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनको देने से पशु को तेज दस्त लगते हैं, यानी कि दस्त को बढ़ाने का काम करती है, वो औषधियां विरेचक औषधियां कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 15वें नंबर का, सुक्रोज का निर्माण किस शर्करा से मिलकर होता है? सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, ग्लूकोज प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फ्रक्टोज जो कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा, और दोनों के मिलने से जो शर्करा बनती है वो सुक्रोज शर्करा होती है। तो इसके अंदर आप ढूंढिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर जो बनती है वो सुक्रोज, यानी कि इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा, अपना सी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला 16वां प्रश्न देखिए आप, रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों का चौथा स्थायी जोड़ा कितनी आयु में निकलता है? यानी कि आप देखिए रुमंती पशुओं में इंसाइजर दांतों के 4 जोड़े आते हैं, तो पहला जोड़ा निकलता है 2 से 2.5 साल में, तो यानी कि पहला जोड़ा निकलने का समय तो हो गया 2 से 2.5 साल हो गया साहब। दूसरा जोड़ा निकलने का समय हो गया 2.5 से 3 साल हो गया। तीसरा जोड़ा निकलने का समय हो गया 3 से 3.5 साल, और चौथा जोड़ा निकलने का समय हो गया 4 से 4.5। अब अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि पहला जोड़ा कब निकलता है, दूसरा जोड़ा कब निकलता है, तीसरा जोड़ा कब निकलता है और चौथा जोड़ा कब निकलता है, तो ये बता देना। लेकिन कभी आपसे ये पूछ ले कि रुमंती पशु में इंसाइजर दांतों के संपूर्ण जोड़े कितने साल की उम्र तक निकल जाते हैं, तो आपको बताना है 4 से 4.5 साल, यानी कि 4 से 4.5 साल के अंदर गाय भैंस पूर्णतया फुल माउथ हो जाते हैं, यानी कि उनके मुंह में सभी दांतों का उपस्थित हो जाना। तो याद रखना 4 से 4.5 साल इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला आ जाइए 17वें नंबर का प्रश्न। ये देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है, देखो नर में 2 वृषण होते हैं, नर पशु में 2 वृषण होते हैं, दोनों वृषण कोष में रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में एक या दोनों वृषण कोष में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? यानी कि नर के अंदर 2 वृषण होते हैं और दोनों वृषण कोष यानी उस थैले में उपस्थित होते हैं, किसी कारणवश एक या दोनों वृषण कोष में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाना, जैसे हाथी और मुर्गा इन दोनों के जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में होते हैं, बाहर वृषण कोष में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे? प्रीमार्टिन कहेंगे, व्हाइट हीपर बीमारी कहेंगे, क्रिप्टोकिड्ज्म कहेंगे, इम्पोटेंसिया कोंडाई कहेंगे। तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा क्रिप्टोकिड्ज्म, इसको अपन कहेंगे। उसके बाद 18वां प्रश्न आ जाइए, पशु आवास की जब अपन पशुशाला बनाते हैं तो उसकी चौड़ाई क्या रखते हैं? तो देखिए पशुशाला जब बनाई जाती है तो इसकी लंबाई रखी जाती है पूर्व से पश्चिम और उसकी चौड़ाई रखी जाती है उत्तर से दक्षिण। तो देखिए उत्तर से दक्षिण ऑप्शन में, तो यानी पहला वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च स्थापना कहाँ हुई? करनाल हरियाणा में हुई, हिसार हरियाणा में हुई, आनंद गुजरात में हुई या नई दिल्ली में हुई? तो याद रखना ICMR का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, यानी इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य किस स्थान पर छोड़ा जाता है? सर्विक्स में छोड़ा जाता है, गर्भाशय में छोड़ा जाता है, गुदा में छोड़ा जाता है या योनि में छोड़ा जाता है? घोड़ी के अंदर, गाय भैंस के अंदर तो कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य छोड़ा जाता है सर्विक्स के अंदर यानी गर्भाशय ग्रीवा के अंदर, जबकि घोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य जो छोड़ा जाता है ये छोड़ा जाता है गर्भाशय के अंदर, यानी कि इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा कौन सा वाला? बी वाला फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा।